हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास शिक्षा ओशन तथा एंशिएंट हिस्ट्री की इस मेगा सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, यह जो हमारी मेगा सीरीज है, इस मेगा सीरीज के तहत हम प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चनों को समझ रहे थे और इसी के तहत साथियों 6 क्लासेस हमारी अपलोड की जा चुकी है, यानी 6 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। आज जो क्लास है यह 7वीं क्लास है। तो मेरे साथियों, आपने अगर उन 6 क्लासेस को नहीं देखा है तो उन 6 वीडियो को आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। मेरे जो नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का जो यूट्यूब चैनल है, यह यूट्यूब चैनल आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की एग्ज़ाम होती हैं, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है। इसीलिए आप सभी लोग शिक्षा ओशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे साथियों, ताकि अधिकांश मात्रा में बच्चे शिक्षा ओशन के वीडियो का लाभ ले सके। मेरे साथियों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज, हमारे शिक्षा ओशन के इंस्टाग्राम चैनल की लिंक और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक और साथ में ब्लॉग की लिंक भी अवेलेबल करवा दी गई हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। तो आप हमारे शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और साथियों ब्लॉग पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, जहां पर आप लोगों को हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। हमारी सारी क्लासेस के पीडीएफ आपको वहीं पर प्राप्त करवाए जाएंगे, तो आप ज़रूर हमारे ब्लॉग पर विजिट कीजिएगा। चलिए साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से पढ़ रहे थे, तो इसी के तहत ये 7वीं क्लास है। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने साथियों, प्रश्न क्रमांक 121, जो कि इस पूरी मेगा सीरीज का 121वां क्वेश्चन है। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि कादम्बरी किसने लिखी। कादम्बरी जो पुस्तक है, यह नाटक है साथियों, इसकी रचना आपके किसके द्वारा की गई है। तो ऑप्शन है चाणक्य, ऑप्शन है अश्वघोष, ऑप्शन है बाणभट्ट और ऑप्शन डी है चरक। पुस्तक साथियों कादम्बरी की रचना किसके द्वारा की गई है। तो क्या वे चाणक्य हैं, क्या वे अश्वघोष हैं, क्या वे बाणभट्ट हैं, क्या वे चरक हैं। कौन आपके कादम्बरी के रचयिता हैं, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा साथियों। तो साथियों, कादम्बरी की जो रचना है, यह रचना बाणभट्ट के द्वारा हुई है। तो इसके राइट आंसर क्या होगा, बाणभट्ट। और बाणभट्ट की अगर अपन बात करें तो बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्हीं बाणभट्ट ने कादम्बरी के अलावा हर्षचरित की भी रचना की है और इस हर्षचरित में आपके हर्षवर्धन के चरित्र का पूरा वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्षचरित की भी रचना की थी। तो प्रश्न क्रमांक 121 का राइट आंसर सी वाला यानी बाणभट्ट है साथियों। चले जी, अब अगले प्रश्न की चर्चा हम करते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न क्रमांक 122 साथियों, प्रश्न क्रमांक 122 हमसे कह रहा है कि हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था। राजा हर्षवर्धन जो है, इस हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था। तो ऑप्शन ए शिलादित्य, ऑप्शन बी हर्षादित्य, ऑप्शन सी भास्कर वर्मन और ऑप्शन डी विष्णु वर्मन। तो मेरे साथियों, देर किस बात की है, प्रश्न आप लोगों के सामने है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो तुरंत कमेंट करके बताइएगा कि हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या है। क्या हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जानते थे, या हर्षवर्धन को हर्षादित्य के नाम से जानते हैं, या भास्कर वर्मन या विष्णु वर्मन के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, जब ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो अधिकांश रूप में जो बच्चे हर्षवर्धन का दूसरा नाम हर्षादित्य समझ लेते हैं, किंतु साथियों हर्षादित्य आपका राइट आंसर नहीं है। ठीक है,
राइट आंसर आपका शिलादित्य है। याद रखिएगा, हर्षवर्धन का जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम आपका शिलादित्य है। और हर्षवर्धन के बारे में आपको मैं जानकारी प्रस्तुत करूं साथियों, तो हर्षवर्धन वर्धन वंश का एक महानतम सम्राट था, ठीक है। और इसका दूसरा नाम शिलादित्य था। इसके दरबारी कवि जो थे, दरबारी कवि बाणभट्ट थे, और इन बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। तो एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को मिल रही हैं, यानी एक प्रश्न से आपके अनेकों प्रश्न उत्पन्न होते हैं, और उनका प्रश्न भी मैं आप लोगों को, उत्तर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 122 का राइट आंसर बी होगा, हर्षादित्य। आइए जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्रमांक 123। प्रश्न क्रमांक 123 क्या कहता है? मेरे प्रिय साथियों, प्रश्न क्रमांक 123 ये कह रहा है कि हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक हैं, यानी हमारे सामने 4 ऑप्शन में 3 में नाटक हैं और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी है। तो इन 3 नाटक में से किसकी रचना आपके हर्षवर्धन के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन ए है नागनाद, ऑप्शन बी है रत्नावली, ऑप्शन सी है प्रियदर्शिका, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो मेरे साथियों, हर्षवर्धन के द्वारा किन नाटकों की रचना की गई है, तो जरा देखते हैं साथियों। तो मेरे साथियों, पहला जो ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन नागनाथ, तो हर्षवर्धन के द्वारा नागनाथ नाटक की रचना की गई है। बी वाला ऑप्शन रत्नावली, रत्नावली की भी रचना आपके हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। सी वाला ऑप्शन है प्रियदर्शिका, तो मेरे साथियों प्रियदर्शिका की रचना भी आपके हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। यानी ये तीनों जो आपके नाटक हैं, ये तीनों नाटक आपके हर्षवर्धन द्वारा रचित किए गए हैं। तो यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? डी वाला, मतलब उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 123 का राइट आंसर डी वाला उपरोक्त सभी होगा मेरे साथियों। आइए मित्रों, जरा अगले प्रश्न की चर्चा भी कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 124 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 124 क्या कहता है? यह जो प्रश्न है और हर्षवर्धन से संबंधित जो प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं, ऐसे प्रश्न लेके आया हूं साथियों जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिनकी आने वाली परीक्षाओं में संभावनाएं ज्यादा होती हैं, ठीक है। और अगर आप इन प्रश्नों को जान लेते हैं तो आने वाली परीक्षाओं में आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 124, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? प्रश्न क्रमांक 124 क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ऑप्शन ए है फाइयान, ऑप्शन बी है हेनसांग, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, और ऑप्शन डी है डेमोट्रस। तो साथियों, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो ऑप्शन ए फाइयान, ऑप्शन बी हेनसांग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, और ऑप्शन डी डेमेट्रियस। तो जरा देखते हैं साथियों कि कौन आपके हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा पर आया था चीनी यात्री। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, मेगास्थनीज और डेमेट्रियस तो ये हो नहीं सकते क्योंकि ये यूनान की यात्री हैं, तो आपके ये दोनों तो नहीं होंगे। बाकी ये जो दोनों बच्चे हैं ये दोनों चीनी यात्री हैं। अब इनमें से देखते हैं कि कौन चीनी यात्री आपके हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा पर आया था। तो मेरे साथियों वह है हेनसांग। कौन है साथियों? हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था, ठीक है। वह भारत आपके गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं के ऊपर अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा पर आया था। ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि हेनसांग गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा पर आया था। फिर उसके पश्चात वो नालंदा विश्वविद्यालय गया। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आप जानते हैं मेरे साथियों। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जाने के बाद वहां पर वो छात्र के रूप में उसने विद्या ग्रहण की, यानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को उसने नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत ग्रहण किया।
फिर उसी के पश्चात नालंदा विश्वविद्यालय के अधीन ही शिक्षक के रूप में उसने कार्य भी किया और इसके साथ उसने अपना यात्रा वृत्तांत भी लिखा, जिसके अंतर्गत उसने भारत की संस्कृति, कला, भाषा, विज्ञान, शासन, प्रशासन आदि के बारे में जानकारी अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में यात्रा वृत्तांत के तहत दी। और इसी के तहत हमें हर्षवर्धन के इतिहास की जानकारी भी ह्वेन-त्सांग के यात्रा वृत्तांत के माध्यम से प्राप्त होती है। तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग आपके भारत आया था। तो प्रश्न क्रमांक 124 का राइट आंसर बी वाला होगा, ह्वेन-त्सांग। अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 125। आज की जो क्लास है, इस क्लास में आज जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं साथियों और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखना और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना साथियों। अब आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करने पर फोकस करो। अधिकांश बच्चे वीडियो को देखिए, आप ऐसा सहयोग हमारे लिए करिएगा साथियों। तो जितने भी स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे हैं मेरे साथियों, आप मुझे निराश मत करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यानी हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको इसको शेयर करना है। अधिक मात्रा में बच्चे इस वीडियो को देखने चाहिए, वीडियो वायरल होना चाहिए, यह कोशिश आप लोगों के द्वारा होनी चाहिए साथियों। चलिए, तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 125। प्रश्न क्रमांक 125 की बात करें तो हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था? प्रश्न क्या है? हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था? तो ऑप्शन है पुलकेशन द्वितीय, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन, ऑप्शन डी विष्णुवर्धन। तो किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? तो साथियों आप जरा हर्षवर्धन के थोड़ा सा इतिहास को आप जानिए ताकि आपको ऑप्शन लगाने में आसानी हो। तो साथियों हर्षवर्धन का जब शासन था तब हर्षवर्धन ने लगभग उत्तर भारत के समस्त क्षेत्र को जीत लिया था, यानी पूरे उत्तर भारत पर शासन हर्षवर्धन का था। तो हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए भारत के दक्षिण की ओर अपना रुख किया, यानी हर्षवर्धन ये चाहता है कि अब मैं दक्षिण भारत को भी जीतूं। इसी उद्देश्य को लेते हुए हर्षवर्धन ने दक्षिण की ओर कूच किया, किंतु वहां पर उसका सामना चालुक्य सम्राट यानी चालुक्य वंश के सम्राट, महानतम सम्राट पुलकेशन द्वितीय से हुआ। पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में आपका घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप साथियों हर्षवर्धन की हार हो गई। मेरे साथियों हर्षवर्धन के इस युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि हर्षवर्धन की जो हाथी सेना थी, हाथी सेना लगभग समाप्त हो गई, यानी सबसे ज़्यादा जो आपका नुकसान आपकी हाथी सेना के द्वारा उठाया गया। तो साथियों प्रश्न क्रमांक 125 के प्रश्न के अनुसार हमारा राइट आंसर पुलकेशिन द्वितीय होगा, क्योंकि हर्षवर्धन को हराने वाला राज्य पुलकेशन द्वितीय है। तो साथियों प्रश्न क्रमांक 125 का राइट आंसर ए वाला है, पुलकेशन द्वितीय। तो अब अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे साथियों, प्रश्न क्रमांक 126। प्रश्न क्रमांक 126 क्या कहता है तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 126 कहता है कि हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था? हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था? तो ऑप्शन ए तेंजोंग, ऑप्शन बी वू जेतियान, ऑप्शन सी रुईजोंग, ऑप्शन डी ग्वांगजोंग। ठीक है, तो चीन का सम्राट हर्षवर्धन के समय कौन था? तो साथियों याद रखिएगा तेंजोंग आपके हर्ष के समय चीन का सम्राट था। इसकी जानकारी हमें तब मिलती है जब 641 ईस्वी में 641 ईस्वी में आपके तेंजोंग ने हर्षवर्धन के दरबार में एक राजदूत यानी एक दूत भेजा था।
तो उसी के तहत हमें यह ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीन का सम्राट तेंजोंग था। आपको मैं बता दूं, हर्षवर्धन के समय भारत और चीन के बीच में अनेकों व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए थे साथियों। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 126 का राइट आंसर ए वाला होगा। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे और इस अगले प्रश्न का उत्तर साथियों आप सभी लोग देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी? हर्षवर्धन के समय कन्नौज में एक सभा का आयोजन हर्षवर्धन के द्वारा करवाया गया था। तो ये कन्नौज की जो सभा थी यह किस मत के प्रचार के लिए आयोजित करवाई गई थी? तो ऑप्शन ए है महायान मत, ऑप्शन बी है हीनयान मत, ऑप्शन सी है थर्वेद और ऑप्शन डी है जैन। तो किसके लिए कन्नौज सभा का आयोजन करवाया गया? तो क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्द देंगे। मेरे साथियों याद रखिएगा, हमें 11 बजे करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है और इस करंट अफेयर्स की क्लास में हम न्यूज़पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की क्लास को भी ज़्यादा शेयर करिएगा और जितने भी आपके मित्र जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में ऑनलाइन आने के लिए आप आमंत्रित कीजिए, यानी लिंक शेयर कीजिए ताकि वे भी हमारे वीडियो को देखें और बच्चों की संख्या बढ़ाने पर आप हमारा सहयोग प्रदान कीजिए। साथियों मैं बार बार यही बोल रहा हूं, आप हमारी मदद करें। तो मेरे साथियों क्वेश्चन 127 क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक सभा का आयोजन करवाया, तो यह सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी? तो ऑप्शन ए महायान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी थर्वेद और ऑप्शन डी जैन। तो याद रखिएगा साथियों, महायान के प्रचार हेतु इसका आयोजन करवाया गया था कन्नौज सभा में। ठीक है साथियों, आपको मैं बता दूं साथियों कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का महायान मतानुयायी था, यानी हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के जो महायान है उस महायान को मानने वाला एक व्यक्ति था। हर्षवर्धन एक हिंदू सम्राट था साथियों। ठीक है, किंतु हर्षवर्धन जैन धर्म और बौद्ध धर्म सभी धर्मों का एक समान रूप से आदर करता था, इसीलिए हर्षवर्धन को एक सहिष्णु सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मेरे साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 127 का राइट आंसर ए वाला होगा महायान। आइए जरा अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 128, नागनाद की रचना किसने की? नागनाद की रचना किसके द्वारा की गई है? ठीक है, तो क्वेश्चन है साथ ऑप्शन है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है हैंसांग, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है भैरवी। टू द पॉइंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा नागनाद की रचना आपके हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। तो प्रश्न क्रमांक 128 का राइट आंसर ए वाला होगा हर्षवर्धन। अब जरा अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 129। प्रश्न क्रमांक 129 कहता है हाय होल अभिलेख किसने लिखा? हाय होल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए है रवि कीर्ति के द्वारा, ऑप्शन बी है फाहियान के द्वारा, ऑप्शन सी है हैंसांग के द्वारा और ऑप्शन डी है हरिशेन के द्वारा। तो किसके द्वारा आपका हाय होल अभिलेख लिखा गया? तो मेरे साथियों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हाय होल जो अभिलेख है यह किससे संबंधित है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हाय होल अभिलेख आपके पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुलकेशन द्वितीय से संबंधित हाय होल अभिलेख है। ठीक है, और ये जो अभिलेख है ये संस्कृत भाषा और कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। संस्कृत और कन्नड़ भाषा में लिखा गया है और इसी अभिलेख में साथियों कालिदास और भैरवी का भी जिक्र किया गया है। कालिदास
और भैरवी का जिक्र भी इस अभिलेख के तहत किया गया है। और मेरे साथियों याद रखिएगा, ये जो हाई होल जो अभिलेख है यह रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया, जो कि संस्कृत और कन्नड़ भाषा में है, जो कि पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। और इस अभिलेख में कालिदास और भैरवी का भी जिक्र किया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 129 का राइट आंसर आपका ए वाला रवि कीर्ति होगा। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, प्रश्न क्रमांक 130 की। प्रश्न क्रमांक 130 क्या कहता है साथियों? प्रश्न क्रमांक 130 ये कह रहा है कि चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए पुलकेशन द्वितीय, ऑप्शन बी पुलकेशन फर्स्ट, ऑप्शन सी विष्णुवर्धन, ऑप्शन डी कीर्तिवर्धन। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, चालुक्य वंश की स्थापना आपके पुलकेशन द्वितीय के द्वारा, सॉरी पुलकेशन, माफ करिएगा साथियों, पुलकेशन फर्स्ट के द्वारा हुई थी। ठीक है, द्वितीय के द्वारा नहीं, पुलकेशन फर्स्ट के द्वारा आपके चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी साथियों। तो अब अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, प्रश्न क्रमांक 131 की। प्रश्न क्रमांक 131 पर पहुंचने से पहले मेरे साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जब क्लास समाप्त हो जाए तो आप हर एक प्लेटफॉर्म पर, हर एक सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके स्टडी ग्रुप हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सारे ग्रुप्स में आप हमारी इस लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि अधिकांश मात्रा में बच्चे हमारे इन वीडियो को देखें और क्राउड यहाँ पर इकट्ठा हो सके। तो हमें ऐसा लगेगा कि हम हमारे प्रयासों में सफल हो रहे हैं, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। प्रतिफल में आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए साथियों। आइए ज़रा अगले प्रश्न की चर्चा हम करेंगे, प्रश्न क्रमांक 131 की। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 131 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 131 कह रहा है कि किस पल्लव राजा ने पुलकेशन द्वितीय को हराकर वातापी पर अधिकार कर लिया? याद रखिएगा, वातापी वहां की राजधानी हुआ करती थी पुलकेशन द्वितीय की। ठीक है, तो वातापी पर अधिकार किस पल्लव राजा ने किया था? तो ऑप्शन ए है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन बी है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन सेकंड, ऑप्शन डी कीर्तिवर्मन। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, पुलकेशन द्वितीय को हराकर वातापी पर अधिकार आपके नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। किसके द्वारा हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसका आपका अधिकार किया गया था। चलिए साथियों, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 132। प्रश्न क्रमांक 132 की हम बात करें तो किस चालुक्य राजा ने वेंगी में राजधानी बनाई थी? किस चालुक्य राजा ने वेंगी को अपनी राजधानी बनाई थी? तो मेरे साथियों यह भी एक टू द पॉइंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि वह जो चालुक्य राजा था जिसने वेंगी को अपनी राजधानी बनाया था, तो वे थे विष्णुवर्धन। याद रखिएगा, विष्णुवर्धन के द्वारा वेंगी को अपनी राजधानी बनाया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 132 का राइट आंसर ए वाला होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 133। अब देखते हैं साथियों प्रश्न क्रमांक 133 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 133 कह रहा है कि निम्नलिखित चालुक्य राजा में से किसने फारसी राजा खुसरू द्वितीय को एक राजदूत भेजा था? यानी वह कौन सा चालुक्य राजा है जिसने फारस के एक राजा थे जिनका नाम है खुसरू द्वितीय, उनको एक राजदूत भेजा था? तो ऑप्शन ए है पुलकेशन फर्स्ट, ऑप्शन बी पुलकेशन सेकंड, ऑप्शन सी कीर्तिवर्मन, ऑप्शन डी विष्णुवर्धन। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, वह चालुक्य राजा आपके पुलकेशन द्वितीय हैं। पुलकेशन द्वितीय ने फारस के राजा खुसरू द्वितीय को अपना, यानी उनके दरबार में एक राजदूत को भेजा था। तो प्रश्न क्रमांक 133 का राइट आंसर बी वाला होगा। अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं,
बादामी के चालुक्यों का राज्यकाल क्या था? प्रश्न क्रमांक 134 क्या कहता है कि भैया बादामी के जो चालुक्य थे उनका राज्यकाल क्या था? ठीक है, ईयर किस ईयर से किस ईयर था? तो साथियों ऑप्शन ए 500 से 550 ईस्वी, ऑप्शन बी 550 से 650 ईस्वी, ऑप्शन सी 543 से 757 ईस्वी, ऑप्शन डी 545 से 700 ईस्वी। तो साथियों याद रखिएगा 543 से यानी 43 से 757 तक आपका चालुक्यों का राज्यकाल रहा है, यानी प्रश्न क्रमांक 134 का राइट आंसर सी वाला होगा। अब जरा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 135। प्रश्न क्रमांक 135 हमसे क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के जो शोर मंदिर थे उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है नरसिंहवर्मन सेकंड, ऑप्शन बी नंदीवर्मन, ऑप्शन ए अपराजिता, ऑप्शन डी आपका महेंद्रवर्मन। तो साथियों महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन सेकंड के द्वारा, याद रखिएगा महाबलीपुरम के जो शोर मंदिर है इनका निर्माण आपके नरसिंहवर्मन सेकंड के द्वारा करवाया गया था, जो कि आपके पल्लव वंश के राजा थे। नरसिंहवर्मन सेकंड जो थे यह पल्लव वंश के राजा थे और इन्होंने ही महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 136। साथियों प्रश्न क्रमांक 136 को देखते हैं क्या कहता है। कांची का प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया? कांची का प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया? तो ऑप्शन ए है नंदीवर्मन सेकंड, ऑप्शन बी है अपराजिता, ऑप्शन सी है महेंद्रवर्मन सेकंड, ऑप्शन डी है विक्रमादित्य सेकंड। तो किसके द्वारा कांची के प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया गया? तो मेरे साथियों टू द पॉइंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कांची का जो प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर है यह आपके महेंद्रवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया है। तो यानी प्रश्न क्रमांक 136 का जो सही उत्तर है वह महेंद्रवर्मन सेकंड है मेरे साथियों। आइए साथियों जरा अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 137। प्रश्न क्रमांक 137 कह रहा है कि किराता अर्जुनी की रचना किसने करी? किराता अर्जुनी की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन ए है भैरवी, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी कल्हण, ऑप्शन डी वराह मिहिर। तो किसके द्वारा किरातार्जुनी की रचना की गई है? तो साथियों याद रखिएगा कि किरातार्जुनी जो है यह एक आपका संस्कृत नाटक है। किरातार्जुनी एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना आपके 7वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 7वीं सदी में संस्कृत नाटक किरातार्जुनी की रचना की गई। अब प्रश्न ये है कि किसके द्वारा इस संस्कृत नाटक की रचना हुई थी? तो मेरे साथियों कालिदास को आप ऑप्शन के रूप में मत लगाना, गलत हो जाएगा। कल्हण और वराह मिहिर भी आपके राइट आंसर नहीं है, जबकि राइट आंसर आपका होगा भैरवी। प्रश्न क्रमांक 137 का राइट आंसर क्या है? भैरवी। अब अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, प्रश्न क्रमांक 138। साथियों याद रखिएगा कि हमें 11 बजे करंट अफेयर्स की क्लास को लेना है। लाइव करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा, तो आप ज़रूर क्लास को लीजिएगा करंट अफेयर्स की। इसके पश्चात रात को 8 बजे मिडेवल हिस्ट्री की मेगा सीरीज हैं और रात को फिर 10 बजे हम लाइव पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। तो सारी क्लासेस आप लीजिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 138 क्या कहता है मेरे साथियों? प्रश्न क्रमांक 138 कह रहा है दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की? दक्ष कुमार
चरितम की रचना किसके द्वारा हुई? तो ऑप्शन ए दंडीन के द्वारा, ऑप्शन बी भैरवी के द्वारा, ऑप्शन सी कालिदास के द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों टू द पॉइंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा दक्ष कुमार चरितम, दक्ष कुमार चरितम की रचना दंडीन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? दंडीन के द्वारा इसकी रचना की गई है। अब जरा अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 139, निम्नलिखित पल्लव राजा में से किसने प्रसिद्ध नाटक, प्रश्न क्रमांक 139 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पल्लव राजा में से किसने प्रसिद्ध नाटक मत विलास प्रहसन लिखा था? यानी किस पल्लव राजा ने एक प्रसिद्ध नाटक मत विलास प्रहसन की रचना की थी? तो पल्लव राजा के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन सेकंड, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन सेकंड, ऑप्शन डी पुलकेशन द्वितीय। तो मेरे साथियों पल्लव राजा की बात कर रहे हैं तो पुलकेशन द्वितीय तो होगा नहीं, बाकी बचे आपके तीनों, तो तीनों हो सकते हैं। तो साथियों मत विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है, याद रखिएगा, जिसकी रचना आपके महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा की गई थी। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा एक संस्कृत नाटक मत विलास प्रहसन की रचना की गई थी। ठीक है साथियों, चले जी अब चलते हैं आज की क्लास के आखिरी प्रश्न की ओर। ठीक है, आज की क्लास का यह आखिरी प्रश्न होगा, तो देखते हैं आज की क्लास का आखिरी प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न क्रमांक 140 कह रहा है कि दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की? ठीक है, दक्ष कुमार चरितम की रचना किसके रचयिता, किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की और रचयिता किसके दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन ए है दंडीन, ऑप्शन ए के अंतर्गत ही आपके राजा का नाम है नंदीवर्मन सेकंड, ऑप्शन बी भैरवी कवि का नाम और आपके राजा का नाम है नंदीवर्मन सेकंड, ऑप्शन सी अप्पर और दंडीवर्मन, ऑप्शन डी भैरवी और नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो मेरे साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा कि दक्ष कुमार चरितम नामक जो रचना है इसके रचनाकार आपके दंडीन हैं और ये दंडीन आपके नंदीवर्मन सेकंड के दरबारी कवि थे। तो प्रश्न क्रमांक 140 का राइट आंसर ए वाला होगा मेरे साथियों। तो साथियों इस प्रकार से आपने 20 प्रश्नों को पढ़ लिया है और इस मेगा सीरीज को पहुंचा दिया आपने 140 तक। तो मेरे साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे साथियों। अब हम मुलाकात करेंगे 11 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में, तो आप सभी लोग लाइव रहिएगा और करंट अफेयर्स की क्लास को लीजिएगा। तो जो नए साथी हैं वो नए साथी आप सब शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मेरे साथियों अब मुलाकात करते हैं 11 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में और रात को 10 बजे हम मुलाकात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की लाइव क्लास में। तो इतने में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।